उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर। और इस बीच बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि जेपी नड्डा और केपी मौर्य की मीटिंग के अंदर से खबर आ रही है, और खबर यह आ रही है कि केपी मौर्य ने यह कहा है कि योगी सरकार में वो काम नहीं करना चाहते। मौर्य ने नड्डा से किसी और जिम्मेदारी की मांग की है। तो लगातार यूपी की सियासत दिलचस्प मोड़ पर, और अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें निशाना भी साधा था कि आपस में लड़ाई चल रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर मीटिंग से आ रही है। मीटिंग किसकी? जेपी नड्डा और केपी मौर्य की। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है केपी मौर्य। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और खबर यह है कि इस मीटिंग में उन्होंने जेपी नड्डा से यह कहा है कि वो योगी सरकार में काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाए। तो सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और सवाल यह भी कि क्या वाकई में जिस अंदर खाने में कलह की बात हो रही थी वो सच है क्या, या फिर इसकी वजह कोई और है। इस वक्त की बड़ी खबर है, केशव प्रसाद मौर्य ने यह मांग की है कि उन्हें अब कोई और जिम्मेदारी दी जाए। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, जेपी नड्डा से केपी मौर्य की मुलाकात, कह रहे हैं योगी सरकार में काम नहीं करना चाहते। तो अंदर खाने में कलह वाली बात सही हो गई या फिर मसला कुछ और है? देखिए, बड़ी खबर है ये, और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं हमें, जिस तरीके से कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर मुलाकात की, 1 घंटे तक ये मुलाकात रही उनकी। उस मुलाकात के कई सारे बड़े मायने हैं, और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर यकीन किया जाए उन पर, तो साफ है कि केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया है कि वो अब यूपी सरकार में काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है, जिस तरह से उनके अधिकारों को, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे में मंत्री बनकर नहीं, डिप्टी सीएम बनकर नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि वो संगठन के आदमी है, और संगठन में उन्हें बड़ी भूमिकाएं निभाई है। उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जो भी उपयोगिता वाली उनकी जगह हो, वहां पर उनको मौका दिया जाए। वो मंत्री यूपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं रहना चाहते, और यही दावा कर रहे हैं सूत्र की कल जब 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की हुई थी, तब उन्होंने यही बातें जेपी नड्डा के सामने रखी। आप देखिए, अगर इस बात को में कितनी सच्चाई है, इसको समझना है तो आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पिछले कुछ दिनों के 4 जून के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखें तो लगता है कि सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आते हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कहीं पब्लिकली दिखाई नहीं देते। खासतौर पर सीएम योगी के प्रोग्राम में 3 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, और तीनों में खबरें आती हैं कि केशव मौर्य नहीं होते हैं, उस दौरान वो दिल्ली में होते हैं। तो जब यहाँ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग चल रही है और आप दिल्ली में मौजूद हैं, यानी कि आपको कैबिनेट से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, आप कैबिनेट में नहीं आना चाहते, या सरकारी वो कामकाज जिसको लेकर आपको जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हमारे पास जो खबर है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि केशव मौर्य ने तो बाकायदा अपने विभाग के जो कामकाज है उसको भी कम कर दिया करना। उनका फोकस अब उन विभागों के कामकाज में ज्यादा नहीं रहा। जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी, उसके दौरान जो ट्रांसफर थे, उसमें भी उन्होंने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी का भी अधिकारियों को ट्रांसफर। विनोद, लेकिन एक चीज समझाइए, जिस क्रोनोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं, बैठकों में नहीं काम करना बंद कर दिए हैं, तो ये वो चाहते क्या है? क्या वो संगठन में जाना चाहते हैं, या फिर वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं अपने कद को बढ़ाने के लिए? देखिए, जो जानकारी सोर्सेज पर यकीन करें तो मेरा ये दावा है सोर्सेज का कि केशव मौर्य जो है संगठन में अपने आप को बेहतर फिट पाएंगे, और उनका मानना है कि अगर उनको संगठन में मौका मिलता है तो वो जिम्मेदारी को बेहतर निभाएंगे। ये केशव मौर्य थे 2014 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, माफ करिएगा, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बीजेपी 2017 में थे और बीजेपी सत्ता में आई थी। तो केशव मौर्य को के लोगों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि वो संगठन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और शायद केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमत होंगे। ठीक, विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत दिलचस्प बातें हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, और जाहिर सी बात है वहां की सियासत में कुछ भी होता है सबकी नजर रहती है। लेकिन जिस क्रोनोलॉजी का आप जिक्र कर रहे थे, वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों के सामने रख देते हैं कि आखिरकार योगी के डिप्टी कहां है। ये जानकारी आप रखिए। नतीजों के बाद 2 कैबिनेट मीटिंग हो गई है, उसमें नहीं। आज उपचुनाव को लेकर मंथन, डिप्टी सीएम मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में बैठक। योगी ने स्पेशल 30 बनाई, डिप्टी सीएम उसमें भी नहीं है, केपी मौर्य उसमें भी नहीं है। केपी मौर्य के गढ़ में दयाशंकर प्रभारी बना दिए गए हैं, ये एक और अलग तरीके का संकेत है। केपी मौर्य का योगी के साथ अलग तरीके की खबरें। नड्डा के सामने केपी मौर्य ने अपने मन की बात कही है, और मन की बात यह है कि भाई हम
संगठन में काम करना चाहते हैं। विनोद, पहला संकेत दयाशंकर सिंह को केपी मौर्य के इलाके पर प्रभारी बना देना, केपी मौर्य का नड्डा के सामने यह कह देना कि मैं संगठन में जाना चाहता हूं, तो ये केपी मौर्य को लग रहा है कि शायद अब सरकार में वो स्थिति नहीं हो सकती है, इसलिए बेहतर संगठन में चले जाएं। जो मैं सवाल पहले पूछ रहा था, इसलिए वो संगठन चुनना चाहते हैं, या फिर वो सरकार में उनके मन के अंदर है कि अपने कद को बढ़ाया जाए और ये सही समय है? राकेश, आपने बिल्कुल सही कहा। केशव मौर्य अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं सरकार के अंदर। ये प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई कहीं अतिशयोक्ति, कोई कहीं गलती नहीं है। हमने देखा कि 2017 में नतीजे आए थे, तब केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जरूर गया, लेकिन उनकी पोजीशनिंग बहुत हाई थी और उस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से मिलते और बहुत सारा अटेंशन जो है सीख कर रहे थे उस वक्त। लेकिन जब 2022 में वो चुनाव अपना हारते हैं, उसके बाद भी सरकार में उनको मौका मिलता है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो उनका घटा दिया जाता है, उनके नगर पंचायत माफ करिएगा ग्रामीण विकास उनको दिया जाता है। तो ये उस लिहाज से जब आप डिप्टी सीएम है, आपके पास पीडब्ल्यूडी है और आप दूसरी बार आप हार जाते हैं, उसके बाद भी आपको डिप्टी सीएम बनाया जाता है और आपको इस तरह का एक विभाग दिया जाता है, ग्रामीण विकास जैसा विभाग, तो ये दिखता है कि आप उस विभाग में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की बातें नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए केशव मौर्य बार बार ये बातें कहते रहे। आप देखिए नहीं, लेकिन विनोद केपी मौर्य को यह भी सोचना चाहिए कि इस बार वो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला, इसके बावजूद उन्हें मंत्रालय मिला, और अगर संगठन में जाते हैं, मैं आगे आपसे इस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि क्या बीजेपी एक हारे हुए व्यक्ति का सहारा लेगी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि शायद संगठन में जाए, इसलिए अखिलेश यादव तंज कसने में, जाहिर सी बात है, जो वो बोलते हैं उसको बोलने में वो पीछे नहीं रहे। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी उपचुनाव के लिए योगी ने बड़ी तैयारी कर ली, और जाहिर सी बात है, जिस तरीके के नतीजे आए थे उन नतीजों के बाद एक साख का सवाल रहेगा कि किस तरीके से बाउंस बैक भारतीय जनता पार्टी करे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ मंथन हुआ है, सभी 10 सीटों पर जीत को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में मंत्रियों को सीएम योगी ने निर्देश दे दिया है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने टीम बनाई है, टीम में 30 मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं। स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हैं, यानी दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य दोनों को इस स्पेशल 30 से बाहर रखा गया है। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, परिवर्तन को। और अब चलिए मुख्यमंत्री योगी के स्पेशल 30 के बारे में विस्तार से जान लीजिए, जिस स्पेशल 30 पर जिम्मेदारी है आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की। इनके बारे में आपको बता देते हैं। विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हैं, राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर है, राज्य मंत्री केपी मलिक हैं। ये स्पेशल 30 टीम का हिस्सा है। जिम्मेदारी दी गई है कि मीरापुर में आप जीत दिलाइए। अब कुंदरकी में किनको जिम्मेदारी दी गई है? कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर हैं, राज्य मंत्री जसवंत सैनी हैं और राज्य मंत्री गुलाब देवी हैं। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को बांटा गया है। इसके बाद गाजियाबाद की बातचीत कर लेते हैं। गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा खैर जो कि एससी सीट है, यहां पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री को जिम्मा दिया गया है कि वो इन क्षेत्रों में पूरा जोर लगाएं ताकि जीत यहां पर मिले भारतीय जनता पार्टी। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, ये स्पेशल 30 इसलिए क्योंकि ये बीजेपी को पता है कि अगर इस उपचुनाव में कोई इधर उधर के नतीजे आ गए जो उसके फेवर में नहीं रहे, तो जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, जो मोमेंटम विपक्ष ने बनाया, वो आगे बढ़ेगा और 27 की राह कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी हालत में उपचुनाव में बीजेपी जीते। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी तैयारी इस बात की है कि इस बार नतीजे बीजेपी के फेवर में हो, बेहतर हो, क्योंकि लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का वो उतना संतोषजनक नहीं रहा है। अगर सब इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं,
पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश के इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर होगी। और ऐसे में अगर परफॉर्मेंस थोड़ा भी खराब होता है तो सवाल उठेगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे। और फिर जो अभी हम हलचल देख रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सियासत में, ये भगदड़ में बदल सकती है, ये बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि जो मैसेज देने की बात हो रही है, जिस तरह की बीजेपी कई नेताओं की स्टेटमेंट आया कि एक एमएलए का बयान बकायदा आया था कि 2027 में हम बेहतर नहीं कर पाएंगे अगर स्थितियां ठीक नहीं हुई। तो एक तरह से लिटमस टेस्ट जो है वो ये बाई इलेक्शन होने वाले हैं इसमें, इसीलिए ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। बाई इलेक्शन की पूरी बागडोर उनके हाथों में होगी और इसीलिए ये 30 मंत्रियों की एक बाकायदा टीम बनाई गई है जिसे प्रभारी मंत्री कहा जाता है। अलग अलग विधानसभाओं के प्रभार जो है 3-3 मंत्रियों के ग्रुप को दिया गया है, यानी एक ग्रुप में 3 मंत्री होंगे और एक विधानसभा होगा, यानी 10 विधानसभा 30 मंत्री हैं इसके लिए। और उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां पे जाएं, लोगों से बात करें, कनेक्ट करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, विकास की योजनाएं हैं वहां तक पहुंची है नहीं पहुंची इसकी रिपोर्ट तैयार करें। इतना ही नहीं, 2 दिन तक रात्रि विश्राम भी उन इलाकों में आपको करना है हर 15 दिन पर, ताकि वहां के लोगों की जो हकीकत है, जमीनी हकीकत आप समझ पाए। उसके अनुसार सरकार योजनाएं बनाएगी, उन तक पहुंचाएगी और उसका नतीजा जो है उपचुनाव में दिखाई देगा। तो ये पूरी तैयारी सरकार की है। हर बार हम देखते हैं कि चुनाव संगठन लड़ता है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी जो है वो सरकार के हाथ में। ठीक है, चलिए विनोद फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, काफी अहम जानकारियां। लेकिन जो बैठक चल रही थी उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश क्या दिए हैं वो भी आप जान लीजिए। तो क्या निर्देश हैं, मंत्र क्या दिए गए हैं, और ये दिया गया है कि मंत्री और राज्य मंत्री उपचुनाव पर पूरी तरीके से ध्यान दें, फोकस करें, जहां की जिम्मेदारी दी गई है उस जगह का दौरा करें, वहां बाकायदा कैंपिंग करें, लोगों के बीच जाए, कम से कम 2 दिन संबंधित जिले में रहें, हफ्ते में 2 दिन क्षेत्र में रात्रि विश्राम करें, यानी जनता के बीच किस तरीके से ज्यादा समय बिता सकते हैं इस पर पूरा फोकस कर लें। कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि कार्यकर्ता ही कुंजी है चुनाव में जीत मिले इसके लिए। बूथ को मजबूत बनाने पर काम करें, क्योंकि बीजेपी की यह रणनीति रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इसको और कैसे धार दे दी जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की अपनी रस्साकशी, अपनी बिसात बिछाई जा रही है, अपनी चालें। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी कमजोर पड़ गई है, अखिलेश यादव ने कहा है। बीजेपी के लोगों में कुर्सी की लड़ाई जारी है, बीजेपी ने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, 10 सीटों पर हार का डर सता रहा है, कुर्सी के चक्कर में जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। बीजेपी सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही है, डिजिटल अटेंडेंस निरस्त होनी चाहिए, यह भी अखिलेश यादव ने ये बातें कही अब से थोड़ी देर पहले अपनी पीसी में। सुनिए। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है।